हेलो दोस्तों, मैं महेश स्वागत करता हूं आपका महेश जीके जीएस एंड करंट अफेयर चैनल पे। दोस्तों आज जो है हम पढ़ने जा रहे हैं भारतीय संविधान की क्लास नंबर 6 मौलिक अधिकार। जी हाँ दोस्तों, मैं कहूँ कि संविधान का जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है वो आज हम जो है पढ़ने जा रहे हैं। दोस्तों इससे पहले जो है हमने क्लास 5 जो है वो यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर दी थी, तो आप उसको जो है वो देख लेना। इसके बाद में इसको देखना ताकि आपको जो है अच्छे से समझ में आए। चलो दोस्तों शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार यानी कि जो लोगों को जो अधिकार दिए होते हैं संविधान के अंदर उन्हें बोलते हैं मौलिक अधिकार। ठीक है, मौलिक अधिकार शुरुआत के अंदर थे दोस्तों 7, अब वर्तमान में है 6। एक जो संपत्ति का जो मौलिक अधिकार था उसको हटा दिया गया, उसके बारे में हम आगे जो है डिटेल से पढ़ेंगे। शुरुआत करते हैं हम। इसे संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया था। ठीक है, मौलिक अधिकारों को। इसका वर्णन संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से अनुच्छेद 35 तक है। संविधान के भाग 3 को भारत का अधिकार पत्र कहा जाता है। इसे मूल अधिकारों का जन्मदाता भी कहा जाता है। दोस्तों भाग नंबर 3, इससे पहले जो दो भाग थे, एक तो थे राज्यों का संघ और दूसरा था नागरिकता, जो हमने जो है पिछली क्लास में कंप्लीट कर लिया, उसको आप देख लेना। दोस्तों भाग 3 को जो है वो भारत का अधिकार पत्र भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि मौलिक अधिकार भारत के लोगों को मिले हुए हैं और लोग ही जो है वो संविधान की या लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी माने जाते हैं। ठीक है, आगे जो है वो पढ़ते हैं। मौलिक अधिकारों में संशोधन हो सकता है एवं उसे आपात के दौरान अनुच्छेद 352 जीवन एवं व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को छोड़कर अन्य मौलिक अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है। दोस्तों जब जो है वो सरकार को जरूरत पड़े तो वो इन्हें स्थगित कर सकता है, जैसे आपातकाल के दौरान। उस टाइम जो है वो इन अधिकारों को एक कुछ लिमिट टाइम के लिए जो है वो स्थगित किया जा सकता है। ठीक है, आगे देखते हैं। मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा अनुच्छेद 31 एवं 19 को मौलिक अधिकार की सूची से हटाकर इसे जो है संविधान के अनुच्छेद 300 के अंतर्गत कानूनी अधिकार जो है वो इसका रूप दे दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं नोट 1931 संविधान में ईस्वी में कराची अधिवेशन अध्यक्ष थे उस टाइम सरदार वल्लभ भाई पटेल में कांग्रेस ने घोषणा पत्र में मूल अधिकारों की मांग की। मूल अधिकारों का प्रारूप जो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने बनाया था। ठीक है दोस्तों, देखो मूल अधिकारों की मांग कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में की गई? 1931 के अधिवेशन में। यह कहाँ पे हुआ था? कराची के अंदर। इसके अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। और जो मूल अधिकारों का जो प्रारूप है वो किसने तैयार किया? पंडित नेहरू ने। ठीक है, याद रखना दोस्तों। दोस्तों हम बात करते हैं कि जो 6 मूल अधिकार है वो कौन कौन से हैं। तो दोस्तों पहला है समानता या समता का अधिकार, यह है अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार 19 से 22 के बीच में। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 से 24 के बीच में। धार्मिक अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधित अधिकार धार्मिक जो अधिकार है वो है 25 से 28 के बीच में। संस्कृति और शिक्षा संबंधित है 29 से 30 के बीच में। संवैधानिक उपचारों का अधिकार है 32 के अंदर। ठीक है, हो गया ना आपको? ये देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, कंप्लीट हो गए 6। अब इसके बारे में हम जो है डिटेल से पढ़ रहे हैं आगे। पहला है समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, विधि के समक्ष समता। दोस्तों विधि के समक्ष समता से अर्थ है कि कानून के समक्ष जो है वो सभी समान होंगे, चाहे वो आपका देश का राष्ट्रपति हो या सामान्य नागरिक। हालांकि ये दोस्तों धरातल पे हकीकत नहीं है, लेकिन चूंकि संविधान में लिखा गया है कि कानून के समक्ष सभी समान होंगे, इसका अर्थ है कि राज्य सभी व्यक्तियों के लिए एक समान कानून बनाएगा, उन पर समान तरीके से लागू होंगे। ठीक है, अनुच्छेद नंबर 15 धर्म
नस्ल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध। राज्य के द्वारा धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग एवं जन्म स्थान आदि के आधार पर नागरिकों के प्रति जीवन के किसी भी क्षेत्र में भेदभाव नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये इसमें अनुच्छेद नंबर 15 के अंदर समता या समानता के अधिकार में लिखा गया है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद नंबर 16। इसके अंदर है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता। राज्य के अधीन किसी पद पर नियोजन या नियुक्ति से संबंधित विषयों में सभी नागरिकों के लिए अवसर की समानता होगी। अपवाद अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग। दोस्तों, लोक नियोजन से मतलब है, सीधे से शब्दों में कहूं तो, जैसे आप जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हो, ऐसी स्थिति में सभी के लिए समान अवसर होंगे। हालांकि इसके अंदर अपवाद हैं, SC, ST और जो जनजाति और जो OBC हैं, इन तीनों को जो है वो इसमें आरक्षण दिया गया है। तो ये इसमें 3 अपवाद भी हैं। ठीक है दोस्तों, अब है अनुच्छेद नंबर 17, अस्पृश्यता का अंत। अस्पृश्यता के उन्मूलन के लिए इसे दंडनीय अपराध घोषित किया गया है। अस्पृश्यता अर्थ समझ रहे हो ना? पहले जो अस्पृश्यता थी देश के अंदर, उनको खत्म करने के लिए ये अनुच्छेद नंबर 17 जो है वो संविधान के अंदर जो है वो पेश किया गया। अनुच्छेद नंबर 18, उपाधियों का अंत। सेना या विद्या संबंधी सम्मान के सिवाय अन्य कोई भी उपाधि राज्य सरकार द्वारा नहीं दी जाएगी। भारत का नागरिक किसी अन्य देश से बिना राष्ट्रपति की आज्ञा कोई उपाधि स्वीकार नहीं कर सकेगा। दोस्तों, एक तो है इसमें शिक्षा और दूसरा है सेना। शिक्षा मतलब जैसे डॉक्टर की उपाधि मिलती है तो आप ये अपने आगे डॉक्टर शब्द लगा सकते हो। दूसरा है जैसे सेना के अंदर कैप्टन, मेजर, कर्नल, ये जो उपाधियां होती है ये भी आप लगा सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसी तरह की उपाधि नहीं दी जा सकती। जैसे पहले महाराजा, राजकुमार, ऐसी उपाधियां मिलती थी, ये उपाधियों का अब जो है अंत कर दिया गया। ठीक है, और अपने देश के राष्ट्रपति के बिना अनुमति के कोई भारत का नागरिक किसी देश से उपाधि स्वीकार नहीं कर सकता। ठीक है, नोट। भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण तथा पद्मश्री एवं सेवा द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि पुरस्कार अनुच्छेद 18 के तहत ही दिए जाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 19 मूल संविधान में 7 तरह की स्वतंत्रता का उल्लेख था, अब सिर्फ 6 हैं। अनुच्छेद 19F संपत्ति का अधिकार 44वां संविधान संशोधन करके 1978 के अंदर हटा दिया गया। ठीक है दोस्तों, अब 6 तरह की स्वतंत्रता कौन कौन सी है। अनुच्छेद 19A बोलने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19B शांतिपूर्वक बिना हथियारों के एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19C संघ बनाने की स्वतंत्रता, यानी कि किसी कोई ग्रुप जो है वो बनाने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 19D देश के किसी भी क्षेत्र में आवागमन की स्वतंत्रता, यानी कि देश के किसी भी क्षेत्र में कोई व्यक्ति, नागरिक जो है वो आ जा सकता है। अनुच्छेद 19E देश के किसी भी क्षेत्र में निवास करने और बसने, बसने है। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 19G कोई भी व्यापार एवं जीविका चलाने की स्वतंत्रता। ठीक है, ये हो गया आपका। दोस्तों, प्रेस की स्वतंत्रता का वर्णन है 19A के अंदर, जो आपका है ना बोलने की स्वतंत्रता, उसी के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। इसके तहत 3 प्रकार की स्वतंत्रता का वर्णन है। किसी भी व्यक्ति को एक अपराध के लिए सिर्फ एक बार सजा मिलेगी।
अपराध करने के समय जो कानून है उसी के तहत सजा मिलेगी, न कि पहले और बाद में बनने वाले कानून। किसी भी व्यक्ति को स्वयं के विरुद्ध न्यायालय में गवाही देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके जो है वो 3 प्रकार की है, इसमें छूट मिली हुई है। अब है अनुच्छेद 21, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। किसी भी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्ति स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता। दोस्तों समझ रहे हो ना आप, इसमें व्यक्ति जीवन जीने के लिए जो आजीविका के साधनों को अर्जित कर सकता है और उसे जो है किसी तरह से सरकार उसे वंचित नहीं कर सकती। नोट, अनुच्छेद 21 के तहत प्रत्येक सरकार का दायित्व बनता है कि वह अपने नागरिकों को स्वच्छ एवं स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराए। इसके लिए भारत सरकार ने संसद के राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण की मुख्य पीठ नई दिल्ली में है। दोस्तों इसका अर्थ समझ रहे हो ना, केंद्र सरकार ने स्वस्थ पर्यावरण नागरिकों को अवेलेबल कराने के लिए राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण अधिनियम 2010 पारित किया। ठीक है, जबकि 4 अन्य पीठ इसके अंदर है। पीठ भोपाल, पुणे, कोलकाता एवं चेन्नई में है। राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण देश में पर्यावरण से संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी माना जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 21 के राज्य 6 से 14 वर्ष के आयु के समस्त बच्चों को ऐसे ढंग से जैसा कि राज्य विधि द्वारा अवधारित करे निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा। यह है 86वां संविधान संशोधन 2002 के अंदर लिखा गया है। ठीक है, अनुच्छेद 22, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध में संरक्षण। अगर किसी भी व्यक्ति को मनमाने ढंग से हिरासत में ले लिया गया हो तो उसे 3 प्रकार की स्वतंत्रता प्रदान की गई है। हिरासत में लेने का कारण बताना होगा। 24 घंटे के अंदर आने जाने के समय को छोड़कर उसे दंडाधिकारी के समक्ष पेश किया जाएगा। उसे अपने पसंद के वकील से सलाह लेने का अधिकार होगा। दोस्तों ये समझ रहे हो ना, इसमें कोई बहुत ज्यादा जो है समझाने वाली बात है नहीं, सीधे सीधे शब्दों में लिखा हुआ है। ठीक है, अब निवारण निरोध अधिनियम। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 22 के खंड 3, 4, 5 तथा 6 में तत्संबंधित प्रावधानों का उल्लेख है। निवारण निरोध कानून के अंतर्गत किसी व्यक्ति को अपराध करने से पूर्व ही गिरफ्तार किया जाता है। निवारण निरोध का उद्देश्य व्यक्ति को अपराध के लिए दंड देना नहीं वरन उसे रोकना है। निवारण निरोध का दोस्तों अर्थ होता है किसी व्यक्ति को अपराध करने से पहले अगर उसे सरकार को शक है कि यह अपराध में शामिल हो सकता है तो उसे पहले ही जो है अरेस्ट कर लिया जाता है। अपराध करने से रोकता है। वस्तुत यह निवारण निरोध राज्य की सुरक्षा, लोक व्यवस्था बनाए रखने या भारत की सुरक्षा संबंधित कारणों से हो सकता है। जब किसी व्यक्ति को निवारण निरोध की किसी विधि के अधीन गिरफ्तार किया जाता है तब सरकार ऐसे व्यक्ति को केवल 3 महीने तक अभिरक्षा में निरुद्ध कर सकती है। यदि गिरफ्तार व्यक्ति को 3 माह से अधिक समय के लिए निरोध करना होता है तो उसके लिए सलाहकार बोर्ड यानी कि गवर्नमेंट को अगर 3 माह से किसी व्यक्ति को ज्यादा अरेस्ट करना होता है तो जो सलाहकार बोर्ड बना है ना उससे प्रतिवेदन प्राप्त करना पड़ता है। इस प्रकार निरुद्ध व्यक्ति को यथाशीघ्र के निरोध के आधार पर जो है सूचित किए जाएंगे, किंतु जिन तथ्यों को निरस्त करना लोकहित विरुद्ध समझा जाएगा उन्हें प्रकट करना आवश्यक नहीं है। निरुद्ध व्यक्ति को निरोध आदेश के विरुद्ध अभ्यावेदन करने के लिए शीघ्रातिशीघ्र अवसर दिया जाना चाहिए। यह सब लिखा गया है कौन से अनुच्छेद के अंदर लिखा गया है? ये निवारण निरोध अधिनियम के अंदर लिखा गया है। ठीक है दोस्तों, इसको आप 2 बार पढ़ लेना। सीधे से शब्दों में कहूं तो यह है कि किसी व्यक्ति को सरकार अगर यदि उस पर डाउट है तो उसे अपराध करने से पहले ही शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता है और उसको 3 महीने तक जो है वो सरकार गिरफ्तारी के अंदर रख सकती है। लेकिन इससे ज्यादा अगर गिरफ्तारी रखने की आवश्यकता है तो उससे जो है वो सलाहकार बोर्ड
से अनुमति लेनी पड़ती है। उसके बाद में भी जो है वो जितनी देर दिन चाहे सरकार उसे गिरफ्तार रख सकती है। ठीक है। निवारण निरोध से संबंधित अब तक बनाई गई विधियां। निवारण निरोध अधिनियम 1950 भारत की संसद में 26 फरवरी 1950 ईस्वी को पहले निवारण निरोध अधिनियम पारित किया गया था। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय विरोधी तत्वों को भारत की अभिरक्षा के प्रतिकूल कार्य से रोकना था। निवारण निरोध अधिनियम 1950 में बनाया गया था एक तो, ठीक है ना, 26 फरवरी 1950 को। इससे 1 अप्रैल 1951 को समाप्त हो जाना था, किंतु समय पर इसका जीवनकाल बढ़ाया जा रहा है, अतः यह 31 दिसंबर 1971 को समाप्त हुआ था। दूसरे नंबर पर बात करते हैं दोस्तों, आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था अधिनियम 1971, जिसे मिसा बोलते हैं, MISA। यह 44वें संविधान संशोधन 1979 इसके प्रतिकूल था और इस कारण अप्रैल 1979 में यह समाप्त हो गया। दोस्तों ये जो 44वां संविधान संशोधन अधिनियम है, ये इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, तो उसके अंदर आपको जो अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है। अब है विदेशी मुद्रा संरक्षण व तस्करी विरोध निरोध अधिनियम 1984। इसमें तस्करों के लिए नजरबंदी की अवधि 1 वर्ष थी, जिसे 13 जुलाई 1984 को एक अध्यादेश के द्वारा बढ़ाकर 2 वर्ष कर दिया गया। ठीक है। अब चौथे नंबर पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून 1980, जम्मू कश्मीर की अतिरिक्त अन्य सभी राज्यों में यह लागू किया गया, क्योंकि उस टाइम जो है वो जम्मू कश्मीर था जिसको विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था। ठीक है। 5वें नंबर पर आतंकवादी एवं विध्वंसकारी गतिविधियां यह निरोधक कानून, जिसे टाडा बोलते हैं। निवारण निरोध व्यवस्था के अंतर्गत जब अब तक जो कानून बने उसमें यह सबसे अधिक प्रभावी और कठोर कानून था। 23 मई 1995 को इसे समाप्त कर दिया गया। 6 नंबर पर है पोटो, 2001 से 25 अक्टूबर 2001 को लागू किया गया। पोटो टाडा का ही एक रूप है। इसके अंतर्गत कुल 23 आतंकवादी गुटों को प्रतिबंधित किया गया। आतंकवादी और आतंकवादियों से संबंधित सूचना को छुपाने वालों को भी दंडित करने का प्रावधान किया गया। पुलिस शक के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर सकती है, किंतु बिना आरोप पत्र के 3 माह से अधिक हिरासत में नहीं रख सकती। पोटा के अंतर्गत गिरफ्तार व्यक्ति हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है, लेकिन यह अपील भी गिरफ्तारी के 3 माह बाद ही हो सकती है। पोटो 28 मार्च 2002 को अधिनियम बनने के बाद 21 सितंबर 2004 को इसे जो है समाप्त कर दिया गया। पोटो को समाप्त कब किया गया? 21 सितंबर 2004 को। यह अधिनियम कब बना था? 28 मार्च 2002 को। ठीक है। अब दोस्तों मूल अधिकार नंबर 3, शोषण के विरुद्ध अधिकार। अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार और बलात् श्रम का प्रतिषेध। इसके द्वारा किसी व्यक्ति की खरीद बिक्री, बेगारी तथा इसी प्रकार का अन्य जबरदस्ती लिया हुआ श्रम निश्चित ठहराया गया, जिसका उल्लंघन विधि के अनुसार दंडनीय अपराध है, ऐसा इसमें प्रावधान किया गया। नोट जरूरत पड़ने पर राष्ट्रीय सेवा के लिए बाध्य भी किया जा सकता है। अनुच्छेद 24 बालकों के नियोजन का प्रतिषेध। 14 वर्ष से कम उम्र के बालकों को किसी बच्चे को कारखाने या किसी अन्य जोखिम भरे काम पर नियुक्ति नहीं किया जा सकता, ये प्रावधान किया गया है। ठीक है। अब है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 अंतःकरण की और धर्म के अबाध रूप से मानने, आचरण और प्रसार करने की स्वतंत्रता। कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को मान सकता है और उसका प्रचार कर सकता है, ये अनुच्छेद 25 के अंदर लिखा गया है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार के अंदर। ठीक है दोस्तों। आगे अनुच्छेद 26, 27 और 28 इसके अंतर्गत हम देखते हैं। अनुच्छेद 26 धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता। किसी व्यक्ति को अपने धर्म के लिए किसी
स्थापना व अपने धर्म के लिए संस्थानों की स्थापना व पोषण करने विधि सहमत संपत्ति के अर्जन स्वामित्व व प्रशासन का अधिकार आदि जो है वो इसमें दिया गया। अनुच्छेद 27 राज्य किसी भी व्यक्ति को ऐसे कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता जिसकी आज किसी विशेष धर्म या धार्मिक संप्रदाय की उन्नति और पोषण में व्यक्त करने के लिए विशेष रूप से निश्चित कर दी गई है। ठीक है दोस्तों, राज्य जो है वो किसी भी व्यक्ति को धार्मिक कर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता, ये अनुच्छेद 27 के अंतर्गत बताया गया। अनुच्छेद 28 राज्य विधि से पूर्णतः पोषित किसी शिक्षा संस्थान में कोई धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। ऐसे शिक्षण संस्थान अपने विद्यार्थियों को किसी धार्मिक अनुष्ठान में भाग लेने या किसी धर्म उपदेश को सुनने होने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, अब है संस्कृति एवं शिक्षा संबंधित अधिकार। अनुच्छेद 29 अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को सुरक्षित रख सकता है और केवल भाषा, जाति, धर्म और संस्कृति के आधार पर उसे किसी भी सरकारी शैक्षणिक संस्थान में प्रवेश नहीं रोक पाएगा। ये लिखा गया है इसमें, है ना। नोट: वर्तमान में 6 समुदाय मुस्लिम, पारसी, ईसाई, सिख, बौद्ध, जैन को अल्पसंख्यक वर्ग का दर्जा है। दोस्तों कई बार नाम सुना होगा आपने राजनीति के अंदर अल्पसंख्यक, तो अल्पसंख्यक के अंदर 6 समुदाय हैं वर्तमान में। मुस्लिम है, पारसी है, ईसाई है, सिख है, बौद्ध है और जैन है। इनको अल्पसंख्यकों का दर्जा मिला हुआ है, इसे ही जो है अल्पसंख्यक बोलते हैं। ठीक है, अल्पसंख्यक समुदाय के विकास को समुचित आधार प्रदान करने के लिए 2005 के अंदर में तत्कालीन केंद्र सरकार के द्वारा प्रधानमंत्री का 15 सूत्रीय कार्यक्रम प्रारंभ किया गया। ठीक है दोस्तों, 15 सूत्रीय प्रारंभ जो है वो जो अल्पसंख्यकों के विकास कार्य को जो है वो गति प्रदान करने के लिए किया गया, 2005 में किया गया था। ठीक है दोस्तों, अनुच्छेद 30 शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार। अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार। कोई भी अल्पसंख्यक वर्ग अपनी पसंद का शैक्षणिक संस्था चला सकता है और सरकार उसे अनुदान देने में किसी भी तरह का भेदभाव नहीं करेगी। ठीक है दोस्तों, ये हो गया आपके मूल अधिकार नंबर 5 कंप्लीट। अब है 6 नंबर पर संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों के अधिकार को डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की आत्मा कहा था। ठीक है दोस्तों, ये आपको पता है। अनुच्छेद 32 इसके अंतर्गत मौलिक अधिकारों को परिवर्तित करने के लिए समुचित कार्यवाहियों द्वारा उच्चतम न्यायालय में आवेदन करने का अधिकार प्रदान किया गया है। इस संदर्भ में सर्वोच्च न्यायालय को 5 तरह के समादेश निकालने की शक्ति प्रदान की गई है। अब ये 5 तरह की जो शक्ति है वो कौन कौन सी है? पहला है बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरा है प्रमादेश, तीसरी है प्रतिषेध लेख, चौथी है उत्प्रेरण, पांचवी है अधिकार प्रच्छन्ना। अब इसकी डिटेल हम देखते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण यह उन व्यक्तियों की प्रार्थना पर जारी किया जाता है जो ये समझता है कि उसे अवैध रूप से बंदी बनाया गया। इसके द्वारा न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण करने वाले अधिकारी को आदेश देता है कि वह बंदी बनाए गए व्यक्ति को निश्चित स्थान और निश्चित समय के अंतर्गत उपस्थित करे, जिससे न्यायालय बंदी बनाए जाने के कारणों पर विचार कर सके। दोस्तों इसमें लगभग आप समझ गए होंगे, कोर्ट ये डिसाइड करता है कि इस व्यक्ति को किस आधार पर बंदी बनाया गया है। ठीक है, कोर्ट इससे जवाब मांगता है, यही इसमें बताया गया है। दूसरा है परमादेश। परमादेश का लेख उस समय जारी किया जाता है जब कोई पदाधिकारी अपने सार्वजनिक कर्तव्य का निर्माण नहीं करता। इस प्रकार की आज्ञा पत्र के आधार पर पदाधिकारी को उसके कर्तव्य का पालन करने का आदेश जारी किया जाता है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब है प्रतिषेध। प्रतिषेध यह आज्ञा पत्र सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय द्वारा निम्न न्यायालय में अर्धन्यायिक न्यायाधिकरण को जारी करते हुए किया जाता है। इस मामले में अपने यहाँ कार्रवाई न करे क्योंकि यह मामला उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट छोटे न्यायालयों को आदेश देता है।
अब है उत्प्रेरण चौथे नंबर पर। इसके द्वारा अधीनस्थ न्यायालयों को यह निर्देश दिया जाता है कि वह अपने पास लंबित मुकदमों के निर्णय के लिए उसे वरिष्ठ न्यायालय भेजें, यानी कि सुप्रीम कोर्ट भेजें, उससे ऊंचे का जो कोर्ट है वहां पर भेजें। अब है अधिकार परीक्षण 5 नंबर पर। जब कोई व्यक्ति ऐसे पदाधिकारी के रूप में कार्य करने लगता है जिसके रूप में कार्य करने का उसे वैधानिक रूप से अधिकार नहीं है, तो न्यायालय अधिकार प्रश्न के आदेश के द्वारा उस व्यक्ति से पूछता है कि वह किस अधिकार से कार्य कर रहा है, और वह जब तक वह इस बात का संतोषजनक उत्तर नहीं देता वह कार्य नहीं कर सकता। ठीक है दोस्तों। अब हम मौलिक अधिकारों में संशोधन। मौलिक अधिकारों में संशोधन कब कब किया गया? पहले नंबर पर आता है गोपाल गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, 1967 की बात है दोस्तों। इसके निर्णय से पूर्व दिए गए निर्णय में यह निर्धारित किया गया था कि संविधान के किसी भी भाग में संशोधन किया जा सकता है जिससे अनुच्छेद 368 एवं मूल अधिकारों को शामिल किया गया था, यानी कि इसमें संशोधन किया जा सकता है जिसमें 368 और मूल अधिकारों को भी शामिल किया गया था। ठीक है दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने गोपाल नाथ बनाम पंजाब राज्य वाद 1967 के निर्णय में अनुच्छेद 368 में निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से मूल अधिकारों में संशोधन पर रोक लगा दी थी, अर्थात संसद मूल अधिकारों में संशोधन नहीं कर सकती। दोस्तों, इस केस के बाद में कोर्ट ने आदेश दिया कि संसद जो अपने मूल अधिकार हैं 6, इसमें संशोधन नहीं कर सकती। 24वें संविधान संशोधन 1971 के द्वारा अनुच्छेद 13 और अनुच्छेद 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, आप समझ रहे हो ना, ये 71 में जो 24वां संविधान संशोधन किया गया उसमें 13 और 368 में संशोधन किया गया तथा यह निर्धारित किया गया कि अनुच्छेद 368 में दी गई प्रक्रिया द्वारा मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। दोस्तों, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य वाद, इसको हम पहले भी पढ़ चुके हैं और अब हम एक बार और देख लेते हैं कि निर्णय में यह इस प्रकार से संशोधन को विधि मान्यता प्रदान की गई, अर्थात गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य के निर्णय को निरस्त कर दिया गया, यानी कि इसमें बताया गया कि जो है वो मूल अधिकारों में संशोधन किया जा सकता है। 5 नंबर पर है 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा अनुच्छेद 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार किए गए संशोधन को किसी न्यायालय में प्रसन्नगत नहीं किया जा सकता, यानी कि 368 में खंड 4 और 5 जोड़े गए तथा यह व्यवस्था की गई कि इस प्रकार के संशोधन को किसी भी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया जा सकता। ठीक है दोस्तों। 6 नंबर पर है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ, 1980 के निर्णय के द्वारा यह निर्धारित किया गया कि संविधान के आधारभूत लक्षणों की रक्षा करने का अधिकार न्यायालय को है और न्यायालय इस आधार पर किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है। ठीक है। 1980 में दोस्तों ये बताया गया कि न्यायालय किसी भी संशोधन का पुनरावलोकन कर सकता है, यानी कि उसकी पुनः जांच कर सकता है। ठीक है। इसके द्वारा 42वें संविधान संशोधन द्वारा की गई व्यवस्था को भी समाप्त कर दिया गया, यानी कि इसमें जो 42वें संविधान संशोधन में जो सरकार ने कहा था ना कि भाई संसद में संविधान को संशोधित किया जा सकता है, इसने इसको जो है हटा दिया और न्यायालय ने कहा कि न्यायालय इसमें जो है पुनरावलोकन कभी भी जो है वो कर सकता है। ठीक है दोस्तों, ये अपने जो है मौलिक अधिकार हो गए कंप्लीट। दोस्तों, आगे क्लास नंबर 7 हम जल्द ही अपलोड करेंगे। दोस्तों, ये जो है उसकी PDF भी अवेलेबल कराई जाएगी और कल से जो है वो एक क्लास अन्य विषय पे भी अपलोड की जाएगी। दोस्तों, आपको अगर यदि ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भविष्य में हम वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। चलो दोस्तों, हम इसके साथ जो है अपनी क्लास को समाप्त करते हैं और नई क्लास जो है वो जल्द से जल्द आपके यहाँ अपलोड करी जाएगी दोस्तों। ठीक है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।